नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा और हमारी आज की लीड स्टोरी रूस और यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त हमला किया है। हमले को लेकर यूक्रेन की रणनीति ने सबको सकते में डाल दिया है। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब से रूस को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। कहा जा रहा है कि 1.5 साल की प्लानिंग, ट्रकों में ड्रोन और एक बटन दबाते ही रूस के 40 बॉम्बर्स तबाह हो गए। इसके साथ साथ देखेंगे दूसरी रिपोर्ट्स। इजरायल और गाजा में रिलीफ कैंप्स में मचा हुआ है हाहाकार, और रिपोर्ट दिखाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस से फुटबॉल की जीत का जश्न कैसे बदला मातम में। और आखिर में सऊदी अरब में हो रही है किन लोगों पर सख्ती। तो सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की। यूक्रेन के जबरदस्त ड्रोन हमले ने रूस को सकते में डाल दिया है। रूस को जो नुकसान पहुंचा है, विश्लेषक उसका आकलन कर रहे होंगे, लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब से एक महत्वपूर्ण संदेश न सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को गया है। तो पहले जान लेते हैं कि इस हमले की 6 बड़ी बातें क्या हैं। सबसे पहले, ऑपरेशन स्पाइडर वेब में रूसी विमानों को निशाना बनाया गया है। लगभग 41 रूसी विमान इसमें तबाह हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, रूस ने इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस ने कहा है कि ये एक आतंकवादी हमला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब की तारीफ की है और यूक्रेन ने अब सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। इस हमले के बाद यूक्रेन ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है और यूक्रेन ने कहा है कि इस तरह के हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें कि बातचीत की भी कोशिश हो रही है, लेकिन बातचीत से पहले जंग बढ़ गई है। यूक्रेन के हमले की कहानी किसी हॉलीवुड की हिट फिल्म की पटकथा से कम नहीं। कोई इसे ट्रॉय की कहानी से जोड़ रहा है तो कोई रूस का पर्ल हार्बर मोमेंट कह रहा है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी SBU ने मीडिया को जो जानकारी लीक की है, उसके आकलन के हिसाब से ताज़ा अभियान अब तक की उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा जा रहा है कि उसने इसकी 18 महीनों तक तैयारी की। इसमें कई छोटे ड्रोनों को रूस में स्मगलिंग के जरिए पहुंचाया गया। इस बीच तुर्की में हुई बातचीत में कुछ बातों पर सहमति बन रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि 25 साल से छोटे और गंभीर तौर पर बीमार युद्धबंदियों को रिहा किया जाएगा। यूक्रेन ने जून के आखिर में एक और बैठक का सुझाव दिया है। इतने अंदर तक घुसकर इतना जबरदस्त हमला, रूस तो भौचक है ही, दुनिया भी यूक्रेन की सैन्य रणनीति का लोहा मान रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी माना है कि यूक्रेन ने इवानोवा, रेजान, अमूर, मुर्मांस्क और इरकुत्स्क में उसके ठिकानों पर हमले किए। और हमले में इस्तेमाल ड्रोन कहीं दूर से नहीं, आसपास से चलाए गए, यानी रूस में घुसकर रूस पर हमला। रूस को 41 लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा। जिन विमानों को नुकसान पहुंचा है उनमें A-50, Tu-95 और Tu-22M शामिल हैं। यूक्रेन ने आखिर इतना बड़ा हमला किया कैसे? जो पता चल रहा है उसके मुताबिक यूक्रेन ने गुपचुप तरीकों से रूसी क्षेत्र में ड्रोन पहुंचाए। इन ड्रोन्स को ट्रकों में छुपा कर रखा गया, फिर इनको जहां हमला करना था वहां नजदीक कहीं ले जाया गया और इसके बाद रिमोट से ड्रोन हमले किए गए। कहा जा रहा है कि इस तरह के हमलों की तैयारियां 1.5 साल से चल रही थीं। पूरा ऑपरेशन ज़ेलेंस्की की देखरेख में चल रहा था। ज़ेलेंस्की ने इस हमले के लिए यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं की जमकर तारीफ की है। ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, लेकिन हमले को लेकर रूस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति पुतिन सामने भी आए तो एक बैकनूर लॉन्च सुविधा के 70 साल पूरे होने के मौके पर बधाई देने के लिए। जब यूक्रेन इतनी जबरदस्त तबाही मचा रहा था, तब रूस खार्कीव पर हवाई हमले कर रहा था। एक स्टोर पर हमला किया गया तो उस वक्त ग्राहक और स्टाफ अंदर ही थे। 71 साल की एक महिला की इसमें मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। पास की एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। जंग भी जारी है और बातचीत भी। रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की में एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन 3 साल की जंग खत्म होने पर
इस बातचीत में कोई सहमति बन पाएगी, इसे लेकर आसार बहुत कम हैं, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी शर्तों की लिस्ट लंबी है और सहमति के बिंदु बहुत ही कम। और अब रिपोर्ट इजरायल और गाजा की। खबर है कि हमास ने शांति के लिए बातचीत के नए दौर को लेकर रजामंदी दिखाई है, लेकिन इस बीच राहत लेने के लिए पहुंचे लोगों पर हमले में 31 लोग मारे गए हैं और 170 जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि इजरायली सैनिकों ने मदद लेने के लिए आई भीड़ पर हमला किया है। इस बीच इजरायल ने भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि हमला कुछ नकाबपोश बंदूकधारियों ने किया। हालांकि एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है कि वो इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें साफ नहीं है कि हमला किस पर किया जा रहा है। इनके अपने खाने पीने का सामान लेने के लिए राहत बांटने वाले केंद्र पर गए थे, लेकिन लौटी उनकी लाशें। खबर है कि गाजा के रफा में सामान लेने के लिए जमा हुई भीड़ पर इजरायली सैनिकों के हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं और तमाम जख्मी लोगों को अस्पतालों में दाखिल किया गया है। लेकिन इजरायल ने इस हमले से इनकार किया है, कहा कि हमला उसके सैनिकों ने नहीं किया। इजरायल की सेना ने खान यूनुस इलाके का एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो लोग मदद देने आए थे उन पर नकाबपोश बंदूकधारियों ने हमला किया। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा में राहत का सामान बंटने देने से रोकने के लिए हमास पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन गाजा के कुछ इलाकों में राहत शांतिपूर्ण तरीके भी बांटे जा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने रफा में ताल सुल्तान हब में मदद बांटने का वीडियो जारी करके बताया है कि सब कुछ ठीक ठाक चला। फाउंडेशन ने कहा है कि रविवार को उसने जो मदद बांटी उस दौरान किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है और सब कुछ शांति से हो गया है। फाउंडेशन का कहना है कि 16 ट्रक सामान बांटा गया, लेकिन खाने पीने के इस संकट के बीच भी गाजा पर इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इजरायल की सेना ने देश की घरेलू खुफिया सेवा शिन बेट के साथ एक अभियान में शुक्रवार को गाजा में हमास के एक कमांडर को मार डाला। इसका नाम खालिद अब्दुल नासिर मोहम्मद खातिब था और वो मध्य गाजा में हमास की अल-मवासी बटालियन का कमांडर था। ठिकाने की पुख्ता जानकारी मिलने पर एक हवाई हमले में मारा गया। जनवरी 2024 में अल-मवासी इलाके में एक हमले में 21 इजरायली सैनिकों की मौत के लिए उसे जिम्मेदार माना जाता था। इसके अलावा इजरायली सैनिकों पर कुछ और हमलों में भी वो शामिल था। हमले तो थम नहीं ही रहे, बल्कि इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में जमीनी अभियान और बढ़ा दिया है। इजरायल आगे बढ़ रहा है और फिलिस्तीनी सिमट रहे हैं। उनको हर तीसरे दिन एक इलाके से दूसरे इलाके में भागना पड़ रहा है। हमास की बातचीत की पेशकश से शायद कोई रास्ता खुले। और अब रिपोर्ट भारत पाकिस्तान की। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि इस बार भारत उसके खिलाफ इतने सारे मोर्चे एक साथ खोलेगा। हर मोर्चे पर जंग उसे भारी पड़ रही है। पानी के मोर्चे पर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कभी याचना के स्वर में तो कभी रण के स्वर में सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले को पलटने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी से पाकिस्तान की रही सही अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी, ये सबको पता है। ये पानी थम गया है। इस बार गर्मियों में पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम की वजह से वहां पीने के पानी की कमी हो रही है, बिजली बनाने में परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी बात, खरीफ की फसल संकट में आ गई है। हालात को देखते हुए पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि भारत की तरफ से चनाब के बहाव में कमी की वजह से खरीफ के दौरान पानी की 21% कमी रहेगी और रबी के दौरान तकरीबन 7% कमी रहेगी। दरअसल सिंधु जल संधि स्थगित होने की मार पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली का 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत को मिलता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हाल ये है कि पाकिस्तान के 2 बड़े बांधों में पानी आधा भी नहीं रह गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मीरपुर में झेलम पर बने मंगला बांध में 27 लाख एकड़ फुट पानी बचा है, जबकि होना चाहिए
59 लाख एकड़ फुट। इसी तरह से स्वाबी और हरिपुर जिले में सिंधु नदी पर बने तारबेला बांध में 60 लाख एकड़ फुट पानी बचा है, जबकि होना चाहिए 1 करोड़ 16 लाख एकड़ फुट। इन दोनों ही बांधों से पंजाब और सिंध सूबों के खेतों को सबसे ज्यादा पानी मिलता है। पानी ना मिला तो सिंध और पंजाब में कपास, धान और गन्ने की खेती हो ही नहीं सकेगी। दरअसल भारत के बगलिहार और सलाल से चला पानी ही बाद में मंगला और तारबेला बांध तक पहुंचता है और इन दोनों बांधों से ही पानी का बहाव घट गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरा लाव लश्कर लेकर जब 4 देशों के दौरे पर निकले थे तो हर देश से उन्होंने सिंधु संधि को लेकर भारत से बातचीत की गुजारिश की, लेकिन भारत कह रहा है कि बातचीत आतंकवाद पर होगी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर होगी। यानी पाकिस्तान जब तक आतंकवाद से प्रेम नहीं छोड़ता है, भारत पानी नहीं छोड़ेगा, और छोड़ेगा तो अपनी मर्जी से। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें दुनिया के कोने कोने से। सऊदी अरब की सरकार ने उन 2,69,000 लोगों को मक्का जाने से रोक दिया है जिनके पास हज करने के लिए परमिट नहीं था। सरकार हज के दौरान मक्का में गैर कानूनी तरीके से जाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब में विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या 1,04,75,230 तक पहुंच गई है, जिनमें बहुत सारे लोग विमान से आए हैं और 65,918 सड़क मार्ग से, 5,094 समुद्री रास्ते से। हज के दौरान मक्का से ज़्यादा भीड़ भाड़ के लिए सरकार गैर कानूनी तरीके से वहां जाने वाले लोगों को दोषी ठहराती रही है। अब ऐसे लोगों पर $5,000 का जुर्माना लगाने का ऐलान किया गया है और बिना अनुमति हज के लिए मक्का पहुंचे लोगों को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। नए नियमों के तहत सिर्फ वही लोग हज कर सकते हैं जिनके पास परमिट हो, भले ही वो वहां रहते हैं या नहीं। अफसरों ने हज के कायदे कानूनों की अनदेखी करने पर 23,000 से ज़्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया है और हज करने वाली 400 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। चैंपियंस लीग में पेरिस के सेंट जर्मेन की ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक पुलिस अधिकारी कोमा में चला गया है। पेरिस में जश्न के दौरान एक स्कूटर और कार की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि डाक्स में एक पार्टी के दौरान 17 साल के एक किशोर को चाकू से मार दिया गया। आतिशबाजी से एक पुलिस अधिकारी जख्मी हो गया, उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा, इसलिए वो इस वक्त कोमा में रखा गया है। तो एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।